अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आप देखें प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। कहा जाता है कि तारीख़ को मस्ख़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो कौमें तारीख़ का चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करती हैं, तारीख़ खुद उन्हें नीस्तो नाबूद कर देती है। आज इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं भारत की, जहां इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत मुस्लिम तारीख़ और सकाफ़त से जुड़े तारीख़ी शहरों के नाम तब्दील कर रही है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर अहमदनगर का नाम तब्दील करके अहलिया बाई होलकर रख दिया गया है। इस कदीम शहर की तारीख 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर से जुड़ी हुई है, लेकिन हिंदू मजहबी जनूनियत इस हकीकत को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लेकिन किसी भी तारीखी शहर का नाम तब्दील करने का ये कोई पहला वाक़या नहीं है भारत के अंदर। इससे पहले भी अलीगढ़, इलाहाबाद और लखनऊ समेत कई शहरों के नाम तब्दील करके हिंदू तारीख से जोड़ दिए गए थे। बीजेपी की ज़हनियत देखिए कि मुस्लिम नामों से मंसूब मुख्तलिफ सराय, बागात और अहम तरीन सड़कों के नाम भी छोड़े नहीं गए हैं। बीजेपी के हुक्मरानों की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के निसाब से शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को हटाकर हिंदुइज़्म के पुजारी सावरकर को शामिल कर लिया है। भारतीय हुक्मरानों के इन गलत फैसलों को खुद वहाँ के अवाम कबूल नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतें खुद को गैर महफूज तस्वुर करती हैं। ख़दशा उन्हें यह है कि शहरों के नाम तब्दील करने की तरह मुस्तक़बिल में हिंदू जुनून खुद उनके वजूद के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। आज इसी पर एक रिपोर्ट है, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इसी बारे में बात करेंगे। इंतहा पसंदी के नशे में धुत भारतीय हुक्मरान जमात पार्टी ऐसी गलतियां कर रही है कि जिसे तारीख कभी माफ नहीं करेगी। इस बार भारतीय रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने अहमदनगर का नाम तब्दील करके अहलिया बाई होलकर रख दिया है। ये शहर चंद दिन कबल आबाद नहीं हुआ, बल्कि 1490 में बहमनी सल्तनत के गवर्नर मलिक अहमद ने बहमनी फौज को शिकस्त देकर आजादी का ऐलान किया और इस शहर की बुनियाद रखी थी, जिसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर दौर ने 1636 में इसे दोबारा फतह करके मुगल सल्तनत में शामिल कर दिया था। इस शहर की तारीख को मसक करके हिंदुइज्म को फिरोग देने की कोशिश की गई। भारत ऐसे शहरों के नाम तब्दील कर रहा है जिनका ताल्लुक भारत पर मुस्लिम हुक्मरानों के दौर इक़्तिदार या भारत की मुस्लिम सकाफती और तारीखी मीरास से था। कुछ शहर तो ऐसे हैं जो दुनिया में भारत की शनाख्त समझे जाते हैं, जैसे इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज, फैजाबाद का अयोध्या, अहमदाबाद का करनवती, हैदराबाद का भाग्यनगर, मुजफ्फरनगर का लक्ष्मी नगर और अलीगढ़ का नाम हरिनगर रख दिया गया। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अवाम की दिल आजारी का बायस बना। बरसगीर पाक व हिंद में भारत की तारीख एक मुसलमा हकीकत है, लेकिन उसे मस्ख करने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। मुस्लिम हुक्मरानों के नाम से मंसूब मुख्तलिफ सराय, बागात और अहम तरीन सड़कें भी अब हिंदुओं के लिए खौफ की अलामत बनी हुई हैं। भारत अकलियतों और खास तौर पर मुसलमानों से दुश्मनी में इस हद तक तजावुज कर चुका है कि उसने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को भी नहीं बख्शा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के निसाब से उनकी जगह हिंदुइज्म के पुजारी सावरकर को शामिल कर लिया गया है। मोदी सरकार ने 12वीं जमात की तारीख और सियासत के मज़ामीन से मुस्लिम हिस्ट्री को खत्म करवा दिया। गुजरात और हरियाणा में तालीमी निसाब तब्दील करके हिंदुइज्म को फिरोग दिया गया, लेकिन मुस्लिम तारीख को हिंदू तारीख से जोड़ने के इन फैसलों को आवाम ने ताहाल कबूल नहीं किया। खुद भारत के सियासतदान इन फैसलों को मोदी सरकार के लिए तशवीशनाक करार दे रहे हैं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा है कि भारत में 1980 में जो सलूक दलितों के साथ हुआ था, आज वही मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। मोदी हुकूमत अपनी ही आवाम को धमका रही है। गरीब और अकलीती बरादरियां खुद को गैर महफूज और बेबस महसूस कर रही हैं। दूसरी जानिब अवामी राय में उसे एक साजिश करार दिया जा रहा है। जनूनी हिंदू हुक्मरानों ने भारत की सरजमीन अकलियतों के लिए तंग की तो भारत का वजूद एक बार फिर से खतरे में पड़ सकता है। इसी पे बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, सब सुनने और देखने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल रहे हैं।
अच्छा सर, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि मोदी सरकार जो कर रही है, भारत में मुसलमान हुक्मरानों या तारीख़ नौइयत के हामिल शहरों के नाम जिस तरह से तब्दील किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे अहमदनगर की, जिसका सैकड़ों साल पुराना नाम तब्दील कर दिया गया है। आपकी राय क्या है, आपका तज्जिया क्या कहता है कि ये जो ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस तरह से इन तारीख़ी शहरों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं, निसाब से शायर मशरिक़ के बारे में जो मालूमात है वो निकाली जा रही हैं, ऐसे हथकंडों से आपको लगता है कि भारत कामयाब होगा इसमें कि मुस्लिम तारीख को मस्क कर सके? बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हिंदुत्व का ताल्लुक है, आरएसएस का ताल्लुक है, सावरकर का ताल्लुक है, और इसके अलावा उनका अभी जो हीरो बन रहा है नथुराम गॉडसे, जिसने महात्मा गांधी को कत्ल किया था, इस हद तक वो आगे बढ़ चुके हैं कि जिन्होंने इनके बापू को कत्ल किया था उसका भी मुजस्समा बनाकर बड़े बड़े चौराहों पर नस्ब कर रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पर देखो तो इलाहाबाद देखो, जिसको अकबर आजम, जिसका बड़ा ये डंडोरा भी पीटते हैं कि एक ऐसा मुसलमान बादशाह था जो कि दीन इलाही और हिंदू मजहब और सब पर वो रखता था, लेकिन उसके शहर को भी उसका नाम तब्दील किया। इलाहाबाद जो था ये तकरीबन 16 सेंचुरी में बना था, और इसके बाद ये तकरीबन 600-700 साल, और उसके बावजूद उसका नाम चेंज कर दिया। दूसरी बात ये है कि वहां पर जितने भी मुसलमान हैं, तकरीबन 20% से ज्यादा मुसलमान हैं इलाहाबाद में, और वहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटी का भी नाम चेंज होगा। इलाहाबाद का अपना एक बहुत बड़ा डाकखाना है और उसके जरिए लोगों को एड्रेसेस पर खतूत में उसका नाम भी चेंज होगा, दूसरा नाम रखेंगे। और इसी तरीके से इसी शहर से नेहरू भी उठा था और उनका पहला प्राइम मिनिस्टर था, दो उसका ताल्लुक कश्मीर से था, लेकिन उधर पड़ा हुआ था और उधर से उसकी वो हुई थी, उसको भी उन्होंने नहीं बख्शा। यहाँ तक कि मुसलमान दुश्मनी में इतने आगे बढ़ गए कि अपने बापू को और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी पीछे छोड़ गए। तीसरी बात यह आ जाती है कि जिस तरह ये औरंगजेबाबाद और इसके अलावा अहमदाबाद सबके नाम चेंज कर रहे, आप लोगों ने अपने ये डॉक्यूमेंट्री में या उसमें बता भी दिया, लेकिन साथ साथ मैं यही कह रहा हूं कि देख लो, जो हिंदुत्व है और उसका जो प्रचार कर रहा है जो मोदी है, मोदी सरकार एक्चुअली हिंदुत्व का जो आरएसएस से उसका जो एक वेरिटेबल आर्म है वो है सिर्फ मर्दों की एक तंजीम है जिसको आरएसएस कहते हैं, और वो सिर्फ वायलेंस पर, सिर्फ हिंदुत्व पर, सिर्फ हिंदू मजहब पर और उसके प्रचार पर वो यकीन रखते हैं। आजकल वो बरसर इख्तिदार है, और बरइख्तिदार इस हद तक है कि वहां पर अगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च होता है तो रिसर्च में जब तक आरएसएस के दो बंदे न हो तो उस रिसर्च को कबूल नहीं किया जाता, और वो इस हद तक गए हुए। तो फिर ये भी कहती है आरएसएस के हामी तो फिर ये भी कहते हैं कि यहाँ तो किसी अक़लियत को होना ही नहीं चाहिए, भारत के अंदर तो किसी मुसलमान को रहने का हक़ ही नहीं है। वहाँ तो ये कहा जाता है आरएसएस के कानिदों की जानिब से कि जो भी मुसलमान है, जो भी अपने हक़ के लिए वहाँ पर बात करता है, मज़हबी आज़ादी के लिए ख़ास तौर पर बात करता है, तो उसे कहा जाता है पड़ोस में चले जाएँ, आप पाकिस्तान चले जाएँ। तो फिर आइंदा आने वाले वक्त में हम ये भी देख रहे होंगे कि न सिर्फ निसाब से मुसलमानों से मुतालिक, मुख्तलिफ अक़लियतों से मुतालिक ये चीज़ें हटाई जा रही होंगी, बल्कि उनके अपने ऊपर जो लोग उन मज़ाहिब से मुंसलिक हैं उनके ऊपर भी ज़मीन तंग की जा रही होगी भारत में। देख लो, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था और वहां पर भिंडरावाले को और इसके बाद जो सिखों के साथ हुआ, तो आपने देखा होगा किस तरीके से उन पर जमीन तंग कर दी गई, और कितने सिख थे जो अब कनाडा में है या जो यूरोप में, वहां पर अपने उनके लिए जो खालिस्तान है उसके लिए बाकायदा रेफरेंडम भी हो गया। और वो क्यों हो गया? क्योंकि हिंदू, ये स्पेशली हिंदुत्व के जो पुजारी है, ये इतने तंग नजर हैं कि ये सिखों को भी जो उनका साथ दिया था उनको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। इसके अलावा जो दलित से उन पर भी उन्होंने जमीन तंग की है, और अब सबसे बड़ी अक़लियत जो है वो मुसलमान है। उनके आप देख लो कि जो दिल्ली में जितनी मस्जिदें थी, अब उसमें बाहर नमाज जुमे की नहीं पढ़ सकते। और तीसरी बात ये है कि वहां पर
कितनी जो मस्जिदें हैं, जिस तरह बाबरी मस्जिद से इन्होंने शुरू किया है, उसकी जमीन खोद रहे हैं और उसको ढा रहे हैं ताकि वहां पर मंदिर को ढूंढा जाए और फिर इस बहाने जो उनके कोर्ट से वो उसको उसके हक में फैसला दे रहे। तीसरी बात ये भी आ जाती है कि मैं जो बता रहा था कि वो इस हद तक जा रहे हैं कि उन्होंने जी निसाब तो बदला, और दूसरी बात कि आप तारीख को रीराइट कर रहे हैं, और इतना बड़ा चैप्टर जो कि 600-700 साल पर मुहित है, उस हिस्से को तारीख से काटा जा रहा है और उसको उसके जो पत्ते हैं वो गंगा में बहाना चाहते हैं। नहीं, तो तो कुछ उससे आवाजें तो उठ तारीख रही को होंगी नहीं ना बदलेगा। इस सारे अमल के खिलाफ, कोई कुछ आवाजें तो होंगी भारत के अंदर। नहीं, आवाज आप देख लो, ये जो मुसलमान है वो बोलते हैं, लेकिन जब वो उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं तो फिर वो सरगोशी में कहते हैं कि ये करेंगे, और अगर ये नहीं, अगर हम इसके खिलाफ मतलब है कि ओपन निकल आते हैं तो पूरे जो स्टेट मशीनरी है, उसके अलावा जो आरएसएस है, और उसके अलावा जो इनके बाकी जो योगीज वगैरह है, जी जी और जो इसका जो स्पेशली उसमें आदित्यनाथ जो है, वो एक ऐसा मतलब है कि हेटफुल स्पीच करता है मुसलमानों के अगेंस्ट, और वो उत्तर प्रदेश जो बड़ा बड़ा सूबा है उसका जो चीफ मिनिस्टर है, और वो कहता है कि हम जो चाहे, जिस तरह हम मुसलमानों को कहेंगे उस तरीके से इंडिया में रहेंगे, अगर उस तरीके से नहीं रहेंगे तो फिर हम उसको निशाना बनाएंगे। ये जो वॉच काउ वाला है या जो अभी विजिलेंस भी तो काउ बहुत वाला सारी तंजीम है, अकलियतों को निशाना बनाया जा रहा है ना सर, मुसलमानों समेत। तो आपका लगता है कि आइंदा आने वाले वक्त में हम देख रहे होंगे कि चूंकि इनकी अलग अलग से तो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, गो के खालिस्तान को लेकर जो सिखों ने वहाँ पर मूवमेंट एक शुरू कर रखी है, वो तो बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन मुसलमान उस तरह से अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्या ये मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम अक़लियतें जो हैं, इन तमाम होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो जाएँ और फिर आवाज़ बुलंद करें? भारत के ख़ास तौर पर ये जो आरएसएस के नज़रिए के तहत जो चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं सर? जी बिल्कुल, देख लो, ये जो इनका तो नारा या जो मुल्क बना था या जो इनका एम था, ये तो सेकुलर थे, लेकिन वो सेकुलरिज्म रफ्ता रफ्ता उन्होंने दफन कर दी। अब सिर्फ वहां पर हिंदुत्व है, और हिंदुत्व का मतलब ये है जो उसके सावरकर जो उसका सबसे बड़ा बानी था, और उसके बाद जो ये इसको फॉलो कर रहे हैं, उसमें कि हिंदुस्तान में जो भी रहेगा वो हिंदू तरीका रस्म और रिवाज उसके मातहत रहेगा, और जो इसके मातहत नहीं रहना चाहता उस पर यहाँ पर की सिटीजन बिल जो लाया हुआ है तो उसको अलग एक शूद्र की हैसियत उसको हासिल होगा। तीसरी बात कि उन पर डिस्क्रिमिनेशन होगी हायर एजुकेशन के लिए। चौथी बात ये होगी कि वो शादी ब्याह जो करेंगे उन पर भी पाबंदियां होंगी, और अभी वो मुसलमानों पर भी जो तलाक और इसके अलावा दूसरी तीसरी शादी है उस पर भी उन्होंने कदमें लगानी शुरू कर दी। और चौथी बात वो ये कि ये ना मतलब एक कल्चर को खत्म कर रहे, हिस्ट्री को खत्म कर रहे, निसाब को उन्होंने अपना रखा हुआ है, उसके मुताबिक मुसलमान ने जिंदगी गुजारनी है, सिख ने गुजारनी है, इसके अलावा जो क्रिश्चियन है उन्होंने गुजारनी है। तमाम मज़ाहिब के लोगों पर अपनी मर्जी जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और उनकी अपनी मर्जी वही है जो आरएसएस नज़रिया जो कहता है, और जो एक हिंदुस्तान को खालिस्तान एक हिंदुत्व रियासत बनाने का नज़रिया है, उसके तहत यहाँ पर बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, आप इसी पर हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, इज़हार ख्याल करते थे। बहुत शुक्रिया सर आपके तज्ज़िये के लिए, आपके वक्त के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं जी सुपर पावर अमेरिका की, जिसके बारे में डिफ़ॉल्ट होने की जो आवाज़ें उठ रही थीं, अब उस हवाले से खबर ये आ रही है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स ने उसे दिवालिया होने से तकरीबन बचा लिया है। अमेरिका में 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स कर्ज की हद बढ़ाने के लिए प्रोसीजरल बिल मंजूर कर लिया गया है। ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूर होने वाले इस बिल के तहत अगले 2 सालों तक अखराजात को महदूद रखने पर इत्तफाक किया गया है। नाज़रीन, ये जो बिल है इसकी मंजूरी से अमेरिका कर्ज की अदायगियों में नाकामी से बच सकता है, वरना अमेरिका और बड़ी माशी ताकतों को तबाही के खतरात से दो चार होना पड़ेगा। इससे कबल 2011 में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स कर्ज की हद मुकर्रर करने पर डेडलॉक का शिकार हुए थे और मुल्क डिफ़ॉल्ट के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब ये बिल जो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के करीब वहाँ के सेनेट में पेश किया जाएगा, जहाँ इस बिल की मंजूरी के लिए 100 में से 60 अराकीन की हिमायत दरकार होगी। दोनों जमातों के सरबराहान ने अपने अराकीन पर बिल की हिमायत में वोट देने पर
जोर दिया है। सेनेट से अगर मंजूरी मिल जाती है तो सदर जो बाइडन के दस्तखत के साथ ही इसे एक कानून की हैसियत हासिल हो जाएगी और अमेरिका पर ये जो खतरा मंडला रहा था डिफ़ॉल्ट होने का, ये टल जाएगा। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की सरकर्दा शख्सियात इस बिल पर क्या राय रखती हैं, इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, वो हमें इससे आगाह करेंगे। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट हुई है और जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीद हो रही है कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा होगा, इस पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अमेरिका के ईवान उम्मीदगार ने तवील बहसों मुबाहिसे के बाद कर्ज की हद बढ़ाने और बजट कटौतियों के पैकेज की मंजूरी दे दी, जिसके बाद अमेरिका के डिफॉल्ट होने का अंदेशा खत्म हो गया है। अमेरिका के 435 रुकनी ईवान उम्मीदगार में होने वाली वोटिंग के दौरान 314 अरकान ने इस बिल की हिमायत में वोट दिया, जबकि 117 ने इसकी मुखालफत की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बिल की मुखालफत करने वालों में 71 रिपब्लिकन और 46 डेमोक्रेट सरकार शामिल हैं। Those in favor say aye. Those opposed say no. The ayes have it. Yeas are 314. The nays are 117. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. सदर जो बाइडेन ने रिपब्लिकन्स के अक्सरियती ईवान से बिल की मंजूरी के बाद कहा कि चीजें मंसूबा बंदी के मुताबिक हो रही हैं। I told all these guys you wouldn't ask anything about what we just talked about. Was I right? I just wanted to show you I was right? Now, we're going to deal with the debt ceiling. I think things are going as planned, God willing. I'll be landing in Colorado tonight in preparation for my commencement speech at Air Force Academy tomorrow. And God willing, by the time I land, the Congress will have acted, the House will have acted, and we'll be one step closer. स्पीकर केविन मकार्थी ने कहा कि हम पर दूसरे ममालिक का कुल कर्जा 7.4 ट्रिलियन डॉलर है। उनकी पार्टी अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। The total debt we owe to other countries is $7.4 trillion. Countries like China are buying more of our farmland, more of our businesses, and more of our debt. This is unsustainable, but what's even worse, it is dangerous. साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि बिल की मंजूरी मुल्क को डिफॉल्ट होने से रोक देगी। While I find this legislation objectionable, it will avert an unprecedented default, which would bring devastation to America's families. Millions of jobs eliminated, trillions in savings erased, higher cost on loans, mortgages, car payments, credit card bills, and more. ईवान उम्मीदगार से ये बिल एक ऐसे मौका पर मंजूर हुआ है जब अमेरिका पर डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे थे। ईवान उम्मीदगार के रिपब्लिकन स्पीकर की सदर जो बाइडेन से मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात के बाद दोनों जमातें कर्ज की हद में इजाफे और अखराजात में कटौतियों पर मुत्तफिक हुई। ईवान उम्मीदगार से इस बिल की मंजूरी के बाद उसे रवां हफ्ते के आखिर तक हतमी मंजूरी के लिए सेनेट में भेजा जाएगा। सदर बाइडेन और स्पीकर केविन मकार्थी में होने वाली समझौते की तजवीज़ में जनवरी 2025 तक मौजूदा 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स कर्ज की हद को खत्म करना और 2 साल बजट डील शामिल थी, जिसके तहत अक्टूबर से शुरू होने वाले माली साल में वफाकी अखराजात को एक सतह पर रखने और आइंदा 12 माह में उसे 2025 तक 1% तक बढ़ाना शामिल था। फैज़ुर रहमान साहब से बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, थैंक यू वेरी मच। फैज़ साहब, आज बड़े दिनों के बाद अमेरिकी मईशत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये अच्छी खबर आ रही है कि अमेरिका को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया गया है इन दोनों बड़ी जमातों की जानिब से, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जानिब से। ऐसा ही है या हमें इंतज़ार करना चाहिए है कि ये सेनेट से इसकी मंजूरी हो जाए इस बिल के? आई थिंक इट्स प्रीटी मच अ डन डील। ये बिल्कुल चूँकि बिल मंजूर हो चुका है और फिर सेनेट में भी ज़ाहिर है चूँकि दोनों पार्टीज़ ये एक चूँकि समझौता हुआ है स्पीकर मैकार्थी, केविन मैकार्थी और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान, तो ज़ाहिर है कि दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप ऑन बोर्ड है और उम्मीद यह है कि बग़ैर किसी मज़ीद हिच के ये बाकायदा एक कानून बन जाएगा और वो जो सर पे मंडला रहा था ख़तरा डिफ़ॉल्ट का वो अब नहीं रहेगा। लेकिन ये कि बहरहाल ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है और ये दिस इज़ मोर अबाउट पॉलिटिक्स दैन एक्चुअल इकॉनमी और ये सिलसिला लगता है कि चलता रहेगा। अगले साल फिर आप यही सूरत हाल देख रहे होंगे।
جو 2011 میں ہوا تھا، اور یہ کیوں ہو رہا ہے بار بار؟ اور خاص طور پر فیصل صاحب یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ عین وقت پر ہی کیوں؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ یہ تقریباً جو آپ کے ناظرین کی تھوڑی سی ایک اس کی نالج کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1917 میں یہ باقاعدہ قانون بنا تھا کہ ہوتا یہ تھا کہ، اور ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، دیکھیے ہمارے پاس باقاعدہ قانون کے تحت نہیں ہوتا پاکستان، ہم کو جب ضرورت پڑتی ہے انٹرنلی تو ہم ایک روپیہ چھاپتے رہتے ہیں، اربوں روپیہ جو ہے آپ بغیر اس کے چھاپتے ہیں لوگوں کو، انٹرنل جو آپ کے ڈیٹس ہیں یا جو انٹرنل جو ڈومیسٹک خرچے ہیں آپ ہم روپیہ چھاپ کر پورا کرتے ہیں. چونکہ ہماری کرنسی انٹرنیشنل کرنسی نہیں ہے تو وہ ہمیں اس کے نقصانات ہوتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے، امریکہ کا ڈالر ہے، انٹرنیشنل کرنسی ہے، انٹرنیشنل ریزرو کرنسی ہے. انہوں نے یہ کرتے تھے، یہ لوگ کہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ یہی کرتا تھا کہ جو ہے کچھ بانڈز ایشو کر کے اس کے اگینسٹ ڈالر چھاپتے تھے اور اپنا خرچہ پورا کرتے تھے. تو پھر ایک وقت ایسا آیا، کانگریس نے کہا کہ بھائی آپ ایک طے کر لیں کہ آپ اتنی حد سے آگے زیادہ ٹریجری بانڈ جو کہ بیسیکلی آپ کی جو انٹرنل اسپینڈنگ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، آپ ایشو نہیں کریں گے اور یہ آپ کی حد ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ حد تھوڑی دنوں بعد پہنچ جاتی ہے، تو ہر تھوڑے دنوں میں آپ کو یہ اس لمٹ تک پہنچنے کے لیے پھر دوبارہ اس کو بڑھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ لمٹ آلریڈی ہو چکی ہے. تو اس طرح سے یہ خرچے جو ہیں، تو اس کا ظاہر ہے ایک بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ جو خرچے ہیں آپ کی جو ڈومیسٹک اسپینڈنگ ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے جتنی کی آپ کی آمدنی ہے. لیکن امریکہ کے ظاہر ہے کہ نہ صرف ڈومیسٹک خرچے بلکہ اس کی جو فارن ایکسپینڈنگ ہے، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ یوکرین کی وار میں انہوں نے اب تک $100 بلین سے زیادہ جھونک دیے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ، اور پھر یہاں جو ان کی جو ڈومیسٹک پروگرامز ہیں جس میں بہت سے ویلفیئر پروگرامز ہیں جس میں فوڈ اسٹیمپس وغیرہ دیے جاتے ہیں غریب فیملیز کو، سوشل سیکیورٹی ہے، گورنمنٹ کی پینشنز ہیں، اور بہت سے ایسے اخراجات ہیں جو کہ ان کو کرنا پڑتے ہیں اور وہ فکس اخراجات ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے ان کو ٹریجری بانڈز ایشو کرنا پڑتے ہیں. وہ ٹریجری بانڈز کی ایک حد پہنچ گئی تھی، اب جون میں پہنچنے والی ہے 6 تاریخ یا 8 تاریخ تک. اگر یہ مزید بڑھائیں گے نہیں تو جو اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دی انٹرنل اسپینڈنگ. تو ہوگا یہ کہ اگر انہوں نے وہ فرض کیجئے کہ وہ لمٹ بڑھائی نہیں تو جو یہاں سوشل سیکیورٹی ریسیو کرنے والے جو لوگ ہیں اور دوسرے جو ویلفیئر پروگرامز ہیں اور پھر جو ان کی اپنی جو ڈومیسٹک جو آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے کہ یو ایس بانڈز خرید رکھے ہیں ان کو یہ لوگ پیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس کا ظاہر ہے کہ ایک بے پناہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوگا پوری اکانومی پر اور اس کے اثرات انٹرنیشنل اس پر بھی معاملات پر بھی پڑ سکتے ہیں. اثرات کی بات ہو رہی ہے فیصل صاحب، تو ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آئندہ ہونے والے جو الیکشنز ہیں اس پر بھی اس کا اثر آ رہا ہوگا، صدارتی الیکشن پر. یہ جو ساری ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، گو کہ چلیں اب ختم ہو گئی پر عین وقت پر ختم ہوئی ہے، اور یہ جو اتنی ٹینشن بنی رہی ہے، سرخیوں میں رہا ہے امریکہ کا یہ سارا معاملہ، تو اس کا اثر آئے گا صدارتی الیکشن پر؟ دیکھیے اسما، ہوا یہ ہے کہ یہ جو ایک معاملہ روٹین کا تھا، یا اس سے پہلے ہم لوگ اس لیے نہیں سنتے تھے اتنا ہوپلا اور اتنا شور کیونکہ وہ ایک روٹین چیز تھی. ڈیٹ سیلنگ کو معمولی سے اس کی بحث کے بعد انکریز کر دیا جاتا تھا اور ایک کوئی اتنا بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا تھا. لیکن اس وقت ریپبلکن پارٹی نے اس کو ایک، بالکل آپ نے وجہ فرمایا اور بہت اچھا سوال ہے کہ چونکہ نیکسٹ ایئر آپ کا پریزیڈنشیل ایئر ہے، الیکشن ایئر ہے، تو اس وقت ریپبلکن پارٹی نے اس کو ایک بہت بڑا الیکشن ایشو بنایا ہے اور ان کی باتیں درست بھی ہیں. دیکھیے ہسٹوریکلی، تاریخی طور پر ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ فسکل رسپانسبلٹی پر بلیو کرتی ہے، یعنی آپ اپنی جو مالی یا جو فائنینشیل ذمہ داری محسوس کریں اور اتنا ہی خرچ کریں جتنا کہ آپ بنا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹس جو ہیں بہت سے ویلفیئر پروگرامز چونکہ ان کے جو ووٹروں کی جو ایک آپ کا کہنا چاہیے جو جہاں سے آتے ہیں ان میں بہت سی غریب کمیونٹیز بھی ہیں، تو ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویلفیئر پروگرامز ہوں، چاہے اس کے لیے ان کو ڈیٹ لینا پڑے، قرضہ لینا پڑے یا ٹریجری بانڈز بھی ایشو کرنا پڑے. تو یہ دونوں جو پولیٹیکل فلاسفیز میں ایک جنگ ہے اور اس جنگ کا ظاہر اظہار آپ دیکھ رہے ہیں. اس دفعہ چونکہ کیون میکارتھی صاحب ایک زیادہ ایمبیشیس ایک اسپیکر بن کے سامنے آئے ہیں، پرو ایکٹیو ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بالکل آخری تک جسے کہتے ہیں برک مینشپ اس کا مظاہرہ کیا ہے. اور آپ نے درست فرمایا کہ اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دی نیکسٹ ایئرز پریزیڈنشیل الیکشنز. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یقینی طور پر آ رہے ہوں گے آئندہ
होने वाले सदारती इलेक्शन पर। बहुत शुक्रिया फैज़ुर रहमान साहब, आप अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे और ये जो अमेरिका की डिफ़ॉल्ट होने की खबरें आ रही थी और अब ये सिचुएशन जो है संभल रही है, सेनेट से अगर बिल मंजूर हो जाता है तो अमेरिका डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये फैसला ऐन वक्त पर किया गया है। इसके असरात कहाँ कहाँ आ सकते हैं अमेरिका के अंदर, अवाम पर किस तरह से, और फिर आइंदा होने वाले इलेक्शंस पर किस तरह से ये फैसला फरमाए थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अच्छा जी, अमेरिका एक धचके से तो बच गया, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका की ज़ेर क़यादत 38 रुकनी खलीजी समंदरी इत्तेहाद से अलग हो गया है, जिससे अमेरिका को एक बड़ा धचका लगा है। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि उन्होंने मैरी टाइम फोर्सेस के साथ 2 माह कबल काम रोक दिया था। अलबत्ता उन्होंने इत्तेहाद से अलहदगी की वजूहात बयान नहीं की हैं। ये नहीं बताया गया कि वो इससे अलग क्यों हुए हैं। 2016 से 2022 तक यूएई के जहाज़ कई बार बहरी कज़ाकों और दहशतगर्दी का निशाना बन रहे थे, जिस पर उसे कंबाइंड मैरी टाइम फोर्सेस में शमूलियत का खातिर का फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, यूएई को शिकवा यहाँ ये भी है कि 2022 में जब ईरान की जानिब से उनके टैंकर्स पर कब्ज़ा किया गया तो अमेरिका ने इस वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया था, जिस पर वो मायूस थे। इस वक्त ईरान खलीजी रियासतों के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करता दिखाई देता है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से सिफारती ताल्लुकात दोबारा जोड़ लिए हैं और इसके बाद यूएई समझता यह है कि उसे अमेरिकी कमांड में चलने वाली कंबाइंड मैरी टाइम फोर्सेस की अब कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही है। ताहम उसने ऐलान ये किया है कि वो अपने समंदर में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात जो हैं वो ज़रूर उठाता रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इत्तेहाद से अलग होने पर कंबाइंड मैरी टाइम फोर्सेस का अब क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी सलामती के तनाजुर में बड़ा इकदाम उठाते हुए अमरीकी खलीजी समुद्री इत्तेहाद को खैरबाद कह दिया। अमाराती वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में इस इकदाम की वजह बताए बगैर बताया कि तमाम शराकत दारों के साथ मुअस्सर सिक्योरिटी ताउन के बारे में जायजे के बाद यूएई ने 2 माह 38 मुल्की कंबाइंड मेरी टाइम फोर्सेस में अपनी शिरकत वापस ले ली थी। मुत्तहिदा अरब अमारात इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के साथ साथ बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक अपने साहिलों के करीब नेविगेशन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सिफारती सरगर्मी जारी रखेगा। रॉयटर्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो खलीजी बहरी जहाजों की हिफाजत करने वाली अमरीकी क़यादत वाली टास्क फोर्स की कार्रवाइयों में मजीद हिस्सा नहीं लेगा। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ये फैसला खित्ते के जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में एक अहम लम्हे की निशानदही करता है, जिससे मेरी टाइम सिक्योरिटी में बैनुल अक़वामी ताउन की तरजीहात बदल गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंबाइंड मेरी टाइम फोर्सेस 2001 में कायम किया गया था। इब्तदाई तौर पर 12 ममालिक इसके शराकतदार थे। दीगर मुल्कों की शिरकत के बाद इसके रुकन ममालिक की तादाद 38 तक पहुंच गई थी। खलीजी समुद्री इत्तेहाद बहरी जहाजों की हिफाजत करता है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अमाराती बहरी जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने पर अमारात ने अमेरिका से इज़हार नाराज़गी किया था, जिस पर यूएई ने अमेरिका की ज़ेर क़यादत 38 रुकनी खलीजी समुद्री इत्तेहाद के साथ काम रोक दिया, क्योंकि 2016 में यमनी बंदरगाह में यूएई की बहरी जहाज पर हमला किया गया था। उस वक्त वाशिंगटन की जानिब से जारी बयान में इस वाक़े की मज़म्मत के साथ एतराफ़ किया गया कि तमाम वो जहाज़ों की बाहिफाजत और पुरअमन आमदोरफ्त का पाबंद है। किसी को वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 2019 में मुत्तहिदा अरब अमारात का एक तेल बरदार बहरी जहाज आबनाए हरम से गायब हो गया। दिसंबर 2020 में ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज कब्जे में लेकर अमले को भी हिरासत में ले लिया था। ईरानी हुकाम ने इल्जाम आयद किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की रजिस्टर्ड शिप ने ईरान की बहरी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। इसके बाद 2022 में भी अल हदीदा की बंदरगाह की साहिली हुदूद से अगवा कर लिया गया, जिस फोर्स की जिम्मेदारी शोरी ज़दा खलीजी आबी गुजरगाह को महफूज बनाना था, जो आलमी तेल की तिजारत के लिए अहमियत के हामिल हैं। वो अपनी जिम्मेदारी ही पूरी नहीं कर सका। कंबाइंड मेरी टाइम फोर्सेस के तर्जमान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी शिरकत से दस्तबरदारी के बावजूद शराकतदार मुल्क है। CMF में अब भी 38 शराकतदार ममालिक हैं, जिनमें से एक मुत्तहिदा अरब अमारात है। माहिरीन का कहना है कि ईरान के खलीजी रियासतों के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। अब मुत्तहिदा अरब अमारात को भी खदशा नहीं कि उनके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। ताहम ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बदस्तूर कशीदा हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात की इस इत्तेहाद से अलहदगी
अमेरिका के लिए चैलेंज बन सकती है। इस चैलेंज से हमने आपको आगाह किया, लेकिन अब उस चैलेंज की बात करते हैं जो पूरी दुनिया को लायक है। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त मौसमियाती तब्दीली और इससे पैदा होने वाले ख़तरनाक सूरत हाल से बुरी तरह से दो चार है। अभी हम जो देख रहे हैं वो ये है कि मई और जून के महीनों में पाकिस्तान के अक्सर मकामात गर्म तरीन तस्वुर किए जाते थे, लेकिन बेमौसमी बारिशों ने सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया है। यहाँ बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि सर्दी भी महसूस की गई है। जून के महीने में पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर अभी 2 रोज़ कबल हैदराबाद में जो ओले पड़े और जितनी बड़ी तादाद में पड़े और जितने वज़नी वो ओले थे, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चीन को, अगर चीन की हम बात करें तो हम जानते हैं कि उसका जो सनती शहर शंघाई है वहाँ गर्मी का 100 साला रिकॉर्ड टूट चुका है और वहाँ शदीद गर्मी है। दुनिया की बात करें, दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की, तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये कहती है कि 50 साल के दौरान 20 लाख अफराद इस तब्दीली के बायस मौत का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 18 लाख हलाकतें तरक्की पजीर ममालिक में हुई हैं। माशी लिहाज से कमज़ोर ममालिक तब्दील होते मौसम, आबो हवा और पानी से मुतालिक ख़तरात का शिकार हैं, जिन्हें मजमूई तौर पर $4.3 ट्रिलियन के माशी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। शदीद बारिशें, सैलाब और दीगर आफात इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और इंसानी हलाकतों में इजाफे का सबब बनती जा रही हैं और दुनिया इसके तदारुक के लिए फ़िक्रमंद दिखाई देती है। अब तक 100 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम का इंतज़ाम कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तवक्को ज़ाहिर की है कि 2027 तक दुनिया के तमाम ममालिक ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से बचाव में किस कदर मुआविन साबित हो सकती है, आइए इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आज आपको दिखाते हैं। दुनिया में मौसमियाती तब्दीली इस वक्त जंगों से ज्यादा खतरात का सबब बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 50 सालों में 20 लाख अफराद इस तब्दीली का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुकी हैं। दुनिया भर में आफात से होने वाली 90% से ज्यादा अमवात तरक्की पजीर ममालिक में होती है। निस्फ सदी के दौरान शदीद मौसम की वजह से न सिर्फ शहरी हलाकतें हुई हैं, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक को $4.3 ट्रिलियन के मुआशी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। आलमी मौसमियाती तंजीम WMO के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1970 से 2021 तक मौसम से मुतालिक 11,778 आफात रूनमा हुई और इस अरसे में इनमें इजाफा हुआ है। इन आफात की वजह से दुनिया भर में तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जहां हलाकतों की तादाद 18 लाख तक जा पहुंची है। WMO के सरबराह ने अपने एक बयान में कहा, बदकिस्मती से ज्यादा कमजोर ममालिक मौसम, आबो हवा और पानी से मुताल्लिक खतरात का शिकार हैं। चंद हफ्ते कबल खतरनाक तूफान ने म्यांमार और बांग्लादेश में तबाही मचा दी और इसमें सबसे ज्यादा गरीब तबका मुतासिर हुआ। 2021 में एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2019 तक आफात से मुंसलिक अमवात और नुकसानात का अहाता किया गया, जिसके मुताबिक दुनिया में हर साल 50,000 हलाकतें रिपोर्ट हुई थी। आलमी सतह पर 2020 और 2021 में मुख्तलिफ आफात के बायस मजमूई तौर पर 22,608 अमवात रिकॉर्ड की गयी। इस दौरान WMO ने खबरदार किया कि जहां अमवात में कमी आई है, वहीं मौसम से मुतालिक आफात से होने वाले मुआशी नुकसानात में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 1970 से 2019 तक मुआशी नुकसानात में 7 गुना इजाफा हुआ था, जो कि पहली दहाई के दौरान $49 मिलियन यौमिया से बढ़कर $383 मिलियन यौमी हो गया था। दौलतमंद ममालिक मालियाती लिहाज से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पजीर और कमजोर मीशत के हामिल ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों का ज्यादा शिकार हो रहे हैं, जहाँ उन्हें शदीद बारिशों, सैलाब और दीगर आफात ने जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वाक़यात में इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और दीगर अवामिल भी इंसानी हलाकतों में इजाफे का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली के असरा से नबरदाज़मा है और मुल्की मईशत को हर साल GDP के 9% के मसावी नुकसान का सामना है, जहां ग्लेशियर्स के टूटने और शदीद बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने मौसमियाती तब्दीली के असरा से निपटने के लिए एक मंसूबा शुरू किया है, जिसके मुताबिक तवक्को की जा रही है कि 2027 के आखिर तक दुनिया के तमाम ममालिक में डिजास्टर अर्ली वार्निंग सिस्टम का इंतजाम कर लिया जाएगा, जो अब तक दुनिया के सिर्फ 20 ममालिक में ही मौजूद है।
رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میری منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا. اللہ نگہبان. آسٹریلیا کے اعلیٰ فوجی افسر بین رابرٹ سمتھ نے افغانستان میں تعیناتی کے دوران جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے الزام پر 3 اخبارات کے خلاف ہتک عزت کے دعویٰ کا مقدمہ ہار گئے. رابرٹ سمتھ کی جانب سے دائر کیس کو صدی کا سب سے اہم مقدمہ کہا جا رہا تھا. سول عدالت میں ٹرائل کے دوران آسٹریلوی فوجی افسر کے 69 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی. جج نے فیصلے میں لکھا کہ 6 میں سے قتل کے 4 الزامات کافی حد تک درست تھے. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے امریکی اور چینی وزرائے دفاع کی ملاقات نہ ہونے کو افسوسناک قرار دیا. سویڈن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انٹونی بلنکن نے کہا کہ سب سے زیادہ خطرناک بات آپس میں رابطوں کا نہ ہونا ہے. امریکہ نے رواں ہفتے ہونے والے سنگاپور سیکیورٹی فورم کے موقع پر وزرائے دفاع ملاقات کی درخواست کی تھی جسے چین نے مسترد کر دیا تھا. شمالی کوریا نے اپنے پہلے فوجی جاسوس سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنے کی ملک کی کوشش کے ناکام ہونے کے بعد مزید سیٹلائٹ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے. شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی طاقتور بہن کم یو جونگ نے کہا کہ خلا پر مبنی جاسوسی صلاحیتوں کو حاصل کرنا شمالی کوریا کا خود مختار حق ہے. پیونگ یانگ کو اپنے مفادات کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کو تیار ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردگان 3 جون کو تیسری مدت کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، جبکہ کابینہ کے ارکان کی حلف برداری اتوار کو متوقع ہے، جس کے بعد نئی حکومت اپنا کام شروع کر دے گی. حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ترجمان نے کہا کہ موجودہ کابینہ میں سے صرف 3 وزراء کے اپنے عہدوں پر برقرار رہنے کی توقع ہے، جن میں خارجہ امور، داخلہ اور دفاع کے وزراء شامل ہیں. ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک نے ایک بار پھر دنیا کے امیر ترین شخص کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایلن مسک اس وقت $192 ارب کے مالک ہیں، جبکہ برنارڈ آرنلڈ کے اثاثوں کی مالیت $187 ارب ہے اور وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں پہلے سے دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں. چین میں نایاب سفید پانڈا شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. پانڈا کے جسم پر سفید و سیاہ رنگوں کا امتزاج عام ہے، مگر حال ہی میں چین کے صوبہ سچوان میں ایک دیو ہیکل سفید پانڈا دیکھا گیا ہے. وولونگ نیشنل نیچر ریزرو میں نایاب پانڈا کے اچھلتے کودتے اور عام پانڈاز کے ساتھ کھیلنے کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں. سفید پانڈا کی عمر 5 یا 6 سال بتائی گئی ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد پانڈا ہو سکتا ہے. پاکستان نے 27 سال بعد جونیئر ہاکی ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا. جونیئر ہاکی ایشیا کپ 2023 کا فائنل عمان کے شہر سلالہ میں کھیلا گیا، جس میں پاکستان نے دفاعی چیمپئن بھارت کو شکست سے 2-4 کیا. پاکستان نے ایونٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ناقابل شکست رہا. جونیئر ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کا مجموعی طور پر یہ چوتھا ٹائٹل ہے. اس سے قبل پاکستان نے 1987، 1992 اور 1996 میں ٹائٹل اپنے نام کیا تھا.